हेलो एंड गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन यानी श्वसन में पढ़ा था कि श्वसन क्या होता है और श्वसन कितने प्रकार का होता है और किसी भी जंतुओं में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, किस अंगों के द्वारा वो जो है श्वसन करता है और कैसे जो है उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिसके थ्रू जो है श्वसन कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है श्वसन मनुष्य में कैसे श्वसन होता है यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कैसे होता है और ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ही मनुष्य में जो श्वसन की प्रक्रिया है वह कैसे कंप्लीट होती है और क्यों हमारे लिए श्वसन नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, उससे पहले हम आप देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने रेस्पिरेशन आपकी जो सिलेबस में है टोटल रेस्पिरेशन में टाइप्स हमने पढ़ा और उसके ऑर्गन्स पढ़े और इसके साथ ही साथ हमें रेस्पिरेशन साथ पौधों में भी पढ़ना है कि पौधों में रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो पौधों में कुछ स्पेशली आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है आपको कि पौधों में जो रेस्पिरेशन है जैसे जंतुओं में होता है सेम उनमें भी होता है। और पौधों के लिए जो रेस्पिरेशन अंग होते हैं वो यानी कि जो गैसों का एक्सचेंज करते हैं वो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला स्टोमेटा यानी जो रंध्र होता है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होता है और उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है अर्थात कि आवागमन जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है और जिस क्रिया के द्वारा होता है उसको हम विसरण कहते हैं यानी सिंपल विसरण यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो है पौधों की जो स्टोमेटा होती है वो खुलते और बंद होते हैं जिसके थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो भोजन का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और यह क्रिया पौधों में दिन के समय होती है। तो पौधे दिन में भी श्वसन करते हैं, रात में भी श्वसन करते हैं, बस फर्क इतना है कि दिन में श्वसन के साथ साथ उनमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है यानी फोटोसिंथेसिस भी होती है जिसके द्वारा जो पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा जो उत्पन्न होती है यानी जब श्वसन वो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं तो दिन के समय में पौधों की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है तो कुछ मात्रा जो ऑक्सीजन की होती है वो पौधों के द्वारा श्वसन में अवशोषित कर ली जाती है, बाकी जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। और रात के समय में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है इसलिए जो पौधे होते हैं वो श्वसन के थ्रू यानी ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यानी पौधों में सिंपल सा है, पौधों में भी श्वसन सेम होता है, उनमें भी ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, बट दिन में वो जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, साथ ही साथ जो है जो भी CO2 का निर्माण होता है वो उसे श्वसन क्रिया में प्रकाश संश्लेषण में ही वो अवशोषित कर लेते हैं। यानी श्वसन क्रिया के द्वारा जो CO2 बनती है वह प्रकाश संश्लेषण में उसको अवशोषित कर लेते हैं और उस क्रिया में वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये तो था पौधों में। आइए अब हम देखते हैं मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था श्वसन वह क्रिया है यानी वह क्रिया जिसके थ्रू जो हम ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और इस क्रिया में जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है जिसे हम प्रॉपरली श्वसन कहते हैं। ठीक, अब श्वसन प्रकार में हमने देखा था ऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनाक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें अंगों की बात की गई थी। तो हर जंतु जो होते हैं उनमें कुछ अलग अलग अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा उनमें श्वसन होता है। जैसे जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं वह घुलनशील अवस्था में ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। जैसे मछली की बात करें तो पानी में पाई जाती है और पानी में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो उसी अवस्था में इसको अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से जितने भी जंतु होते हैं सब में रेस्पिरेशन के लिए यानी श्वसन के लिए अपने अलग अंग होते हैं और उसी के आधार पर वह श्वसन करते हैं। अगर हम एक कोशिकी जीवों की बात करें तो उनकी सिंगल कोशिका होती है तो एक ही कोशिका में जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही सिंपल मेथड के द्वारा आदान प्रदान कर लेते हैं। गैसेस का श्वसन भी इसमें हो जाता है, रेस्पिरेशन आपका एक्सक्रीशन भी हो जाता है, डाइजेशन सारे प्रोसेस जो एक ही सेल्स में हो जाते हैं। बट अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जितनी भी कोशिकाएं होती है सब अपना ग्रुप बना के अलग अलग फंक्शन करती हैं। उसी तरह से मनुष्य में जो श्वसन क्रिया है उसके लिए जिन अंगों का निर्माण होता है उन सभी अंगों को मिला के
रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं या श्वसन तंत्र कहते हैं। और ये जो मनुष्य में श्वसन तंत्र होता है उसमें मुख्य जो अंग होता है वो हमारा लंग्स यानी फेफड़ा, जिसे हम शुद्ध हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है। यानी फेफड़े के द्वारा मनुष्यों में श्वसन होता है। और यही फेफड़ा जो यानी ये जो लंग्स होता है ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है भोजन के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको ये अवशोषित करता है, फिर उसे बाहर निकाल देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। इस तरह से हमारे शरीर की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल दी जाती है और भोजन के दहन के लिए ऑक्सीजन जो है हमें वायुमंडल से अवशोषित करने में लंग्स की मदद करता है। और जो लंग्स होता है फेफड़ा यानी जो फुफ्फुस होता है वो हमारे शरीर की ऊपरी भाग यानी वक्ष हुआ, जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है आपका चेस्ट वाला जो पार्ट होता है इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लंग्स ये हमारे दो होते हैं, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, यानी दो हमारे फेफड़े होते हैं, एक बाएं साइड होता है और एक दाएं साइड होता है। और ये हमारी वक्ष गुहा में डायफ्राम के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। और ये तो था हमारे फेफड़े की बात। अब देखते हैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन में जो जो अंग जो है मनुष्य में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं, वो क्या क्या होते हैं और किस तरह से हमारे बॉडी में अरेंज होते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है जिसमें लिखा है आपका रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। इसमें मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मनुष्य में श्वसन होता कैसे है। जैसा हमने आपको बताया कि जो मनुष्य में श्वसन यानी रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए लंग्स जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है, फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। और उसके साथ साथ कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं यानी जो सहायता करते हैं श्वसन में, वो चीजें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम आप सिंपल सी बात करें तो हम सिर्फ सांस लेते हैं तो यानी जो वायुमंडल की वायु है, वातावरण की जो वायु है उसको कैसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो सांस जब आप लेते हो तो जो वायु होती है वो हमारे नाक के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर जाती है। यानी जैसे आप जब सांस लेते हो तो आपका फेफड़ा जो होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, फूलने की वजह से आपके वक्ष गुहा का जो स्पेस होता है, जो जगह होती है वो बढ़ जाती है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक वायु जो है हमारे चेस्ट में यानी कि थोरेसिक कैविटी जो होती है वक्ष गुहा में चली जाती है। वक्ष गुहा में हमारे जो फेफड़े होते हैं वो पाए जाते हैं और वो जो वायु हम लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको वो अवशोषित कर लेते हैं। और जब हम वायु को बाहर छोड़ते हैं तो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाली जाती है। इस तरह से हमारा श्वसन प्रोसेस होता है, ठीक। यानी कि अगर हम वायु की बात करें तो हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है वो नाक के द्वारा, ठीक है। नाक का जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है जिसको नासा छिद्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नॉस्ट्रिल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, नॉस्ट्रिल नासा छिद्र। वायु जो होती है वो हमारी नासा छिद्र से हमारे जो है नासा गुहा में जाती है। नासा गुहा से हमारे गले से होते हुए गले में एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। उस ट्रैकिया के द्वारा जो है चेस्ट में हमारे जो फेफड़े होते हैं वो दो होता है, फेफड़े में दोनों पहुंच जाती हैं। और फेफड़े में कुछ बैग की तरह या अंगूर के गुच्छे के समान कुछ संरचना पाई जाती है जिसको हम पुटिका करते हैं, ठीक है। एल्विलाई, इंग्लिश में इसको एल्विलाई कहते हैं। और वही एल्विलाई ही सिंपल डिफ्यूजन यानी विसरण क्रिया के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज करते हैं आपस में, जिस तरह से हम जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो आपका सबसे बाहरी वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जिसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, नॉस्ट्रिल या हम इसको बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र, ठीक, नासा छिद्र होता है। उसके बाद ये जब एयर हम यहाँ पे लेते हैं नासा छिद्र, तो यानी आपका जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है आगे जो जब बढ़ती है तो आगे वाला जो प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज या नासा द्वार। यानी भाई ये जो वायु जाती है इस नासा द्वार के द्वारा जाती है। अब इसी के साथ साथ हमारा जो है माउथ कैविटी, आपका मुख, ठीक है। कभी कभी आप जैसे जब खाना खाते हो तो चावल या कुछ भी आप खाते हो तो अचानक जो है वो जाके गले में फंस जाता है तो आपको खांसी आने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यदि खाते ऐसा लगता है
नाक से धुआं निकलने लगा, या आप मिर्चा ज्यादा खा लेते हो तो आपको लगता है कान एकदम गर्म हो गया, हीट हो गया, ठीक है, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। तो माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा, हमारा जो मुख वाला प्लेस है वो भी जाके आगे जुड़ा रहता है। इनके बीच में एक स्पेस, मतलब एक थोड़ा सा कुछ पार्ट पाया जाता है जो कि इन दोनों को जुड़ने में, जैसे यहाँ हमारा ये उठा वाला जो पार्ट होता है, जब आप कुछ निगलते तो ऊपर चला जाता है, तो जिसके थ्रू ये हमारी आहार नाल वाली नलिका को बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से ये वाला जो आपका प्लेस होता है ये पूरा ओपन हो जाता है। यानी पहला जो आपका पार्ट था नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद आपका नासा द्वार। अब ये नासा द्वार जो है आगे बढ़ के एक छोटी सी ट्यूब में यहाँ पे रहता है, जिसको हम फेरिक्स या ग्रसनी बोलते हैं। अब ग्रसनी के आगे आगे आप देखेंगे थोड़ी सी वो नलिका वाला पार्ट, जहाँ हमारा कंठ यानी जहां से हम बोलते हैं, यहीं पे हमारी थायराइड ग्लैंड भी रहती है, तो इस तरह से इसको अलग किया गया, यानी कंठ होता है। अब कंठ के नीचे एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं या श्वास नली कहते हैं। अब इसी श्वास नली के द्वारा जो भी आप वायु अवशोषित करते हो, श्वास नली के द्वारा, ये ट्रैकिया के द्वारा हमारे फेफड़े में आता है। अब देखेंगे ये जो ट्रैकिया है यानी श्वास नली जो है, ये कुछ इस तरह सेगमेंट्स दिखाए गए हैं, ये कुछ मसल्स बनती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो उसके चारों तरफ घेरे रहती है। जैसे ये आपकी एक ट्यूब है, ट्यूब के अगर चारों तरफ हम एक धागा लपेट दे तो इसी तरह से ये जो कार्टिलेज की मसल्स होती हैं वो उनको थोड़ा सा चिकना बनाए रखती हैं, या ये क्या है फ्लेक्सिबल बनाने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वलय पाया जाता है जिसको हम रिंग ऑफ कार्टिलेज या उपास्थि वलय कहते हैं। देन इसके बाद ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए 2 ब्रांचेज यहाँ बन गई, एक लेफ्ट साइड में जाती है, एक राइट में, यानी ये वाला जो पार्ट हो गया आपका राइट का, और इधर का जो पार्ट हो गया वो आपका लेफ्ट, क्योंकि जब हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो ये राइट और ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट हो जाएगा और इधर जो हमारा लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे ये जो हमारी ट्रैकिया थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई। जब 2 भागों में डिवाइड हो जाती है जिसको हम ब्रांची बोलते हैं या श्वसनी बोलते हैं, यानी पहले एक शाखा थी, एक शाखा जब थी तब उसको हम श्वास नली कहते हैं, जब 2 में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम श्वसनी कहते हैं। अब यही जो श्वसनी होती है आगे जाके फिर पतली पतली नलिकाओं में बदल जाती है, पतली पतली नलिकाओं हो जाती है, जिसको हम श्वसनिका कहते हैं या ब्रैंकियोल्स कहते हैं, ठीक है, ब्रैंकियोल्स कहते हैं। और ब्रैंकियोल्स जहाँ पे एंड होते हैं, जहाँ पे ये खत्म होते हैं, वहां पे ये थोड़ा सा फूल जाती हैं, कुछ थैले लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम एल्विलर सैक या कुपिका कोश कहते हैं। और इसी में ही हमारी ये जो दाने की तरह दिख रहा है इसको हम कुपिका या एल्विलाई कहते हैं, एल्विलाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से ये हमारे लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में भी फैली होती है। और इस फेफड़े के ऊपर से अगर हम देखें तो हमारी जो फेफड़ा यानी लंग्स होता है, लंग्स के ऊपर जो है कुछ हड्डियां होती हैं जिसको हम रिब्स कहते हैं या पसलियां, ठीक है। आप देखेंगे जब आप इसको टच करेंगे तो थोड़ी सी हड्डियां आपको फील होता है कि बहुत सारी हड्डियां जो है आपको अरेंज होती हैं, वो जो कि फेफड़े को प्रोटेक्ट करने में काम करती है, इसको कवर किए रहती हैं, ठीक। अब देखा होगा आप फाइट वगैरह में दिखाते हैं तो हीरो जो है खूब मारता है, और जैसे यहाँ मारता है उनकी पसलियां टूट जाती हैं, फिर वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि जब ये टूट जाती है तो आप थोड़ी सी भी चोट लगती है वो आपके फेफड़े पे डायरेक्ट जाके लगती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही तेज दर्द या बहुत खतरनाक दर्द होता है, जिसकी वजह से आपकी पावर लगभग लॉस हो जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन का जो आवागमन होता है वो बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली जो है वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी में ये चीजें पाई जाती है। यानी पहला जो था आपका नासा छिद्र, नासा छिद्र के आगे जब हम बढ़ेंगे नासा गुहा, नासा गुहा से आपका फिर जो है ग्रसनी, ग्रसनी से फिर आपकी श्वास नली, श्वास नली 2 ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम श्वसनिका कहते हैं, श्वसनी बोलते हैं। और उसके बाद वो भी छोटी छोटी नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका जहाँ एंड होती है हम उसको एल्विलाई या कुपिका कहते हैं। जैसे आप इसको अलग से देख सकते हैं, एक जो आपका था यानी आपने जैसे ही यहाँ पे नॉस्ट्रिल नासा छिद्र से आपकी ट्यूब गई, ठीक है, यहाँ पे बन गया ये आपका नासा गुहा, ठीक है, ये नासा गुहा हो गया, ये नासा छिद्र था आपका, नासा छिद्र। अब ये जो था यहाँ से आपकी आगे बढ़ी ट्रैकिया, ठीक है, मेन जो आपकी ट्रैकिया हो गई,
अब ये ट्रैकिया जो है 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गई है। ठीक, जब 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती तब हम इसको बोलते हैं ब्रांकी। ठीक है, या इसी की जो है हम श्वसनी कहते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड होगी, ब्रांची कह जाते, फिर यही जो है और पतली हो जाती है। ठीक है, और पतली हो गई। अब जब और पतली हो जाती है तब हम इसको ब्रांकियोल्स बोलते हैं, ब्रांकियोल। ठीक है, या इसी को हम श्वसनिका कहने लगते हैं, श्वसनिका। यानी जैसे जैसे पतली होती जा रही है इनका नाम सिर्फ चेंज होता जा रहा है, यानी वो थोड़ी थोड़ी पतली होती चाहिए। और लास्ट में जब एकदम पतली हो जाती है तो यहाँ पे खत्म जहाँ होती है वहां पे एक थोड़ी सी फूल जाती है, यानी थैले की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, इसी को हम कूपिका कहने लगते हैं। ठीक है, और यही कूपिका ही जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण के द्वारा जो है एक्सचेंज कर लेती है, और जिसके थ्रू जो है वायुमंडल जो भी हमारे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कूपिका में अवशोषित कर ली जाती है, और कूपिकाओं के द्वारा फिर हमारे मतलब वापस जो है रिटर्निंग फेफड़े के द्वारा फिर बाहर निकाला जाता है। ठीक है, पहले तो आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आप फंक्शन मतलब ये कैसे वर्क करता है। यानी पहला जो आपका सिस्टम है, अब ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है प्रोसेस। जैसे ही वायु हमारी नासा छिद्र के द्वारा नासा गुहा में जाती है, नासा गुहा में अगर प्रोसेस की बात देखें तो वायु जो हमारे नासा छिद्र से नासा गुहा में जाती है, और नासा छिद्र में जो है हमारे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, नाक के बाल जो होते हैं, ठीक है, नाक के बाल पाए जाते हैं, जो कि वायु में उपस्थित जो भी धूल कण होते हैं उनको हमारे नासा गुहा में जाने से रोकती है, यानी अंदर न पहुंचने पाए। जो भी बैक्टीरिया है या धूल कण है तो फेफड़े में जाएंगे, जाम कर देंगे। ठीक है, तो उनको रोकने का काम करता है। और फिर इसके बाद जब ये वायु अंदर की तरफ जाती है तो वायु भाई तापमान भी अधिक होता है, तो गर्म रहती है या ठंडी रहती है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ जो नासा गुहा होती है यहाँ पे कुछ म्यूकस की लेयर पाई जाती है। ठीक है, यानी कुछ चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट होता है जिसको हम श्लेष्म में बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ लिक्विड करने, जैसे आपने बहती नाक वाला जो पार्ट होता है वो इसी श्लेष्म का ही मतलब इसी के द्वारा निकलता है, जिससे जब भी वायु इसमें जाती है तो इसमें जो भी धूल कण होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं, और वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, और आप साफ करते रहते हैं, निकलता रहता है आपके नाक के थ्रू। तो जो धूल कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते। इस तरह से आपकी प्योर यानी शुद्ध वायु ही सिर्फ अंदर जाती है। तो ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो वायु जाती है वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, सभी मिक्स होके जाती है। वो तो उसके बाद कूपिका तक पहुंचता है, वो डिसाइड करता है CO2 लेना है कि कौन सी लेयर लेना है। ठीक, अब आगे यहाँ पे ट्रैकिया के थ्रू यानी इस नली के थ्रू पहुंचा। अब नली से जो है हमारी श्वास नली से जो है श्वसनिका से जाने के बाद जो वायु होती है कूपिका तक पहुंच गई। अब जब कूपिका में पहुंचता है तो कूपिका, क्योंकि जो वायु यहाँ से जा रही है अंदर, इस वायु में ऑक्सीजन, हम सिर्फ देखिए ऑक्सीजन की सिर्फ बात करते हैं तो ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो जो वायु जाती है उसमें अधिक होती है। ठीक है, तो अधिक सांद्रता से अब ये जो कूपिका है, कूपिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जिसकी वजह से अधिक सांद्रता से ऑक्सीजन कम सांद्रता की तरफ यानी विसरण क्रिया के द्वारा जो है इस कूपिका में चला जाता है। अब जैसे ही कूपिका में जाता है तो कूपिका से फिर हमारी रुधिर वाहिनियां जो है यानी हमारी आर्टरीज जो है इससे अटैच होती हैं, जो कि ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन को शरीर के अन्य कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। वो सब जुड़ी होती हैं, और इसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो रुधिर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और उसी रुधिर के द्वारा ही शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, और दूसरी जो शिराएं होती हैं, शिराएं उस रुधिर को यहाँ लाती हैं, तो जो कोशिकाओं के द्वारा वापस जो रुधिर आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर विसरण क्रिया के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ यानी इस कूपिका में चला जाता है, और कूपिका फिर दोबारा जो है इसको आपकी श्वसनिका श्वसनी से जो है नास्ट्रिल या नाक के द्वारा फिर आप उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में होती रहती है, और शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल प्रोसेस हुआ। अब जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारे शरीर में शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमारा
जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो हेल्पफुल होता है, और वही जो है हमारी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी हेल्प करता है। क्योंकि जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारा एक पिगमेंट्स होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, और ये आरबीसी यानी ब्लड के हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का भी रक्त जो रंग होता है वो लाल होता है, और उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो बच्चों बस रिस्पिरेशन में इतना ही है आपके लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।